दोस्तों नमस्कार। जाना तो यही था कि इस देश में राजनीति का अपराधीकरण होने नहीं देंगे। समझाया यही गया। भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों की कोई जगह भारत की राजनीति में नहीं है। और इस देश को पाठ भी यही पढ़ाया गया कि इस देश का सिस्टम कानून पर चलता है। कानून संविधान के अनुसार होता है और जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हें जनता चुनती है और वो जनता के प्रति उनका एक दायित्व होता है। लेकिन यह कहां पता था कि इस देश के भीतर में राजनीति अपराधमय हो जाएगी। यह भी कहां पता था करप्शन इस राजनीति की जड़ में बैठ चुका होगा। यह भी कहां पता था इस देश में समूचा सिस्टम ही क्रिमिनल और करप्शन के हिस्से में इतना ओतप्रोत हो चला होगा कि उसके दायरे में हर कोई आ रहा होगा। हर कोई से मतलब इस देश में कानून बनाने वाले, हर कोई से मतलब इस देश के भीतर में मंत्री, हर कोई से मतलब इस देश में ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एक स्वायत्त संस्था के तौर पर, जांच के तौर पर, जिनकी पहचान राष्ट्रीय तौर पर है। पहेलियां नहीं बुझाते हैं, खुले आसमान तले खड़े हैं और ऐसे वक्त में स्वतंत्रता होती है जब आप सच को समझे, जब आप तथ्यों को सामने रख पाए। एक तरफ दिल्ली की पहचान इस देश के भीतर में पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पर है और दूसरी तरफ इस देश में मुंबई की पहचान इकोनॉमिक कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी के तौर पर है। टकराव दिल्ली और मुंबई के बीच इतना खतरनाक हो चला है कि दोनों सत्ता इस बात का एहसास एक दूसरे को कराना चाहती है कि दरअसल ताकतवर तो हम हैं। यानी संविधान की किताब में जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो चकनाचूर हो चला है। और चकनाचूर भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है, बल्कि राजनीतिक सत्ता को कैसे डिगा दिया जाए, खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता है, आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं, कटघरे में खड़ा करके बरसों बरस तक कैसे प्रताड़ित किया जा सकता है। और इन परिस्थितियों के बीच में इस देश के तमाम आईएएस, आईपीएस या बड़े नौकरशाह सचेत हो जाएं, उन्हें सत्ता के अनुकूल काम करना है। अगर वो राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार के कहे हुए को ही कानून मानना है, और अगर वो केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार द्वारा कहे गए शब्दों को ही आपको उन राज्यों में लागू करा देना है। कोई भेदभाव नहीं है। यह एक सत्ता की ताकत का ऐसा अनूठा खेल है जिसके दायरे में अपराध और भ्रष्टाचार जड़ तक पहुंच चुका है। और आज हम उस सिस्टम का जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं, खास तौर से तब जब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जेल में हैं। 6 तारीख तक जेल में बंद रहेंगे। 6 तारीख को तय होगा कि उनको वहां से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उन पर आरोप बहुत बड़ा है। 100 करोड़ की वसूली की है उन्होंने। उस वसूली के जरिए नेट और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। और ये आरोप 100 करोड़ मिले नहीं है, लेकिन ये आरोप और किसी ने नहीं, उसी दौर में मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह ने लगाया। वो परमवीर सिंह को पुलिस नहीं खोज पा रही है, इस देश की सियासत नहीं खोज पा रही है, केंद्र सरकार नहीं खोज पा रही है, क्योंकि वह फरार है। यानी आरोप लगाने वाले वह भाई पुलिस कमिश्नर के रैंक का शख्स इस देश को छोड़कर जा चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता है वो कहां पर है। दरअसल परमवीर सिंह अपने तौर पर, अपने मातहत एक दूसरे पुलिस अधिकारी को कहते थे, तुम्हें हर दिन 2 करोड़ रुपए वसूली करनी है और तुमको यह टारगेट दिया जा रहा है, और उसको अतः पावर दे दिए गए। उसका नाम वाजे है। यह एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसके बाद शुरू होता है। महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि दरअसल ये ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं, और ड्रग माफिया का नाम भी लेते हैं वो मंत्री, और इस बात की जानकारी भी देते हैं कि यह ड्रग माफिया सीएम हाउस में, सीएम ऑफिस में और तमाम मंत्रालयों में खुल्लम खुल्ला घूमता रहा और अपने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरीके से कराता था कि दरअसल उसके जरिए उगाही कैसे होगी। यानी एटीएम कार्ड हर पुलिस वाले के पास किस तरीके से रहेगा और वो वसूल करके सत्ता तक कैसे पहुंचाएगा, इस नेक्सस को मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता जो महाराष्ट्र में है उसके एक मंत्री खोल रहे हैं। जिस पर आरोप लग रहा है, मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल जो शख्स आरोप लगा रहा है यह तो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। कमाल की परिस्थितियां इस देश के भीतर में, और महाराष्ट्र की राजनीति तक इसे सीमित रखा जाए और ये कह दिया जाए कि जी नहीं, राजनीतिक ताकत दिखाकर राजनीतिक सत्ता पाने की चाहत है। और दूसरी तरफ एक नायाब पॉलिटिकल गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना है,
3 धाराएं एक साथ हुई हैं बीजेपी को अलग थलग करने के लिए, तो बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये सारी चीजें बड़ी सरल है। दरअसल इसके अंदर क्या है यह जानने की आज जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई का मतलब, या इस देश में मुंबई का मतलब आर्थिक राजनीतिक तौर पर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा पूंजी वहीं पर है। इस देश के तमाम कॉरपोरेट जिनकी दुनिया में पहचान है, उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही है। और इस देश की इकोनॉमी बहुत साफ बतलाती है कि इस देश का गरीब और गरीब होगा, लेकिन इस देश में जिनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, जो कॉरपोरेट है, उनके नेटवर्थ और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बढ़ेगी कैसे? वह लूट की उस हिस्सेदारी में ही तो शरीक होंगे, और उसमें कुछ हिस्सा पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। तो यह ताकत का एहसास है मुंबई को अपने कब्जे में करने का। यह उस ताकत का एहसास है जिसमें महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता किसके पास होगी। यह उस ताकत का एहसास है कि पहली बार केंद्र सरकार को भी चुनौती देने के लिए पहले ममता खड़ी हुई, अब महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। और यह भी पहली बार है कि इस देश के 6 राज्यों ने सीधे तौर पर टक्कर दी फेडरल इंस्टीट्यूशंस को लेकर या फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर कि केंद्र सरकार दखल देती है राज्य सरकार के कामों में। और इस टकराव के दायरे में सीबीआई भी आई और ईडी भी आया, उसके नौकरशाह भी आए। लेकिन जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इस सिलसिले को आज समझ लीजिए। 6 तारीख तक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में रहेंगे। इनसे 4 करोड़ 70 लाख रुपए कैश की बरामदगी का जिक्र हुआ, जो कि बार ऑनर से लिया गया था। आरोप सचिन वाजे के जरिए यह लग गए कि सचिन वाजे के जरिए यह किसी न किसी रूप में इनके जरिए यह कैश पहुंचा था। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में जब परमवीर सिंह का जो फरार है उनका नाम आया, तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी है, नॉन बेलेबल वारंट तक जारी है। उन पर उन्होंने आरोप लगाया अपने गृहमंत्री पर। उन्होंने अपने तौर पर पाल पोस के बड़ा किया सचिन वाजे को। सचिन वाजे की 9 जून 2020 में नियुक्ति होती है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण पद पर चले जाते हैं। और उसके बाद मुंबई शहर के बिजनेसमैन, होटल चलाने वाले, बार चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, बीएमसी के तमाम जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सबके जरिए वसूली का काम शुरू होता है। यह भी एक आरोप है। इन सभी को आरोप की फहरिस्त में लीजिएगा। जो जेल में चले गए, जो जेल में जाने वाले हैं, जो फरार हैं, उसके दायरे में मंत्री भी आ रहे हैं, आईएएस भी आ रहा है, आईआरएस भी आ जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे। ये सारी चीजें पैरेलल वे में चल रही है, क्योंकि इस दायरे के भीतर में पहली बार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जब आरोप लगाते हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के उस माफिया से जुड़े हुए हैं जो ड्रग बेचता है, और वो नाम भी लेते हैं। वो नाम लेने के साथ तस्वीर भी शेयर भी करते हैं। और इस बात की भी जानकारी देखते हैं कि कैसे किस तरीके से 2 चेहरे ऐसे निकल कर आए जो कि ड्रग पेडलर के तौर पर नहीं, बल्कि यह सौदा करते रहे हैं और बड़ी तादाद में पैसे की कमाई करते रहे, पैसे की उगाही करके ये सत्ता को देते रहे। क्योंकि यही ड्रग पेडलर जो थे वह मुख्यमंत्री के निवास पर भी जाते थे जिस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। वही ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट बनाते थे और रख देते थे मुख्यमंत्री के सामने कि अगर आपको इतना टारगेट पैसा चाहिए तो इतना पैसा हम तभी दे सकते हैं जब फलां आईएएस की पोस्टिंग वहां होगी, जब फलां आईपीएस की पोस्टिंग वहां होगी। उसके हिसाब से हम काम कराएंगे और पैसा आपको लेकर देंगे। तो क्या ये एक सिस्टम बना हुआ है? क्योंकि नाम लेने वाला भी मंत्री है, जिस पर आरोप लगा रहा है वो राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है, जो जेल में है वो राज्य के पूर्व गृह मंत्री है, जो फरार है वो पुलिस कमिश्नर है। और इस दौर के बीच में बात जहां से शुरू हुई, वो नाम का जिक्र करने की जरूरी है, वो वानखेड़े है, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। और उनके दायरे में आता है कि किसी भी तरीके से ड्रग महाराष्ट्र, मुंबई खासतौर से उस रेंज में ड्रग्स नहीं आना चाहिए जो उनके क्षेत्र में आता है। लेकिन जब ड्रग के धंधे और उसके फायदे से सत्ता जुड़ जाए और राजनीतिक तौर पर परिस्थितियां जुड़ जाए, तो क्या सिर्फ यही माना जाए कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, इतना क्रिमिनलाइजेशन उसका हो चला है कि ये सारी चीजें बड़ी छोटी हो गई है और सिर्फ पैसे की उगाही है? हमें लगता है कि यह बेहद सरल तरीका है अभी भी सोचने का। क्योंकि जो 2 नाम लिए गए उसमें एक जयदीप राणा, दूसरा नीरज गुंडे का नाम था, जो कि पूर्व सीएम घर के साथ उसके ताल्लुकात थे। वही लिस्ट बनाता था। हमने अपने तौर पर जो जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्या वाकई जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसके पीछे आधार क्या होता है? 2 पुलिस अधिकारी जो आईपीएस रैंक के हैं, महाराष्ट्र में पोस्टेड है, उन्होंने हमें जानकारी दी कि देखिए 2 तरीके होते हैं। एक, आप जब पोस्टिंग चाह रहे होते हैं तो उसमें पैसा आपको देना पड़ता है, ये पूरे देश में चलता है।
लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के चंद जगहों पर, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो कोल्हापुर हो, चाहे वो कल्याण हो, चाहे वो ठाणे हो, इन खास इलाकों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि यहां की स्थिति दो तरह की होती है। एक, शुरुआती दौर में आपके पास बहुत पावर आ जाएगा तो आपको कम से कम 100 से 500 करोड़ के बीच में देने होंगे। वो कहां से लेके आएगा? वह भी किसी दूसरे से उधारी लेता है, उस पैसे को लाके वो सौंपता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद कहा जाता है जितना तुमने दिया है इसका 3 गुना तुमको 6 महीने के भीतर में दे देना है। वो फिर वसूलने करने निकलेगा। यह एक साइकिल है। और लेकिन सवाल है, ये लिस्ट मंत्रालय के भीतर नहीं बन रही है, बल्कि मंत्रालय के भीतर ये लिस्ट आ रही है। लाने वाले शख्स का काम है पैसा वसूल करना। यह एक पूरी की पूरी एक सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन इस सिस्टम के दायरे में सवाल गलत काम करने की इजाजत देना नहीं है, बल्कि गलत काम करवाना भी हो गया। और शायद इसीलिए जो आरोप एनसीबी चीफ पर लगे, उसमें एक सवाल यहां पर तुरंत होना चाहिए, क्या वाकई एनसीबी गंभीर है? जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे को उठा लिया गया और उसके बाद वसूली का जिक्र हुआ, आपको जानकर हैरत होगी, जिसने आरोप लगाया कि यह पूरा खेल जो है वसूली का है, उसी से एनसीबी ने अभी तक पूछताछ नहीं की है। यानी जो आरोप लगा रहा है, यहां से दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम निकली जरूर, लेकिन वह सिर्फ पूछताछ करती रही अपने अधिकारियों से, और उन गवाहों से उसने पूछताछ नहीं की जो गवाह आरोप लगा रहे हैं कि ये वसूली कर रहे थे। उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। कल एक दूसरा गवाह निकल कर आया, एक न्यूज चैनल के बैठ गया खिड़की में और उसने जानकारी देनी शुरू की, अरे ये पूरा खेल तो वसूली का था। वह भी गवाह और एक दूसरे गवाह पर आरोप लगा रहा है, जिसमें गोसावी को भी उसने दायरे में लिया और अपने तरीके से ये सारी परिस्थितियां बताने लगी कि किस तरीके से क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट महाराष्ट्र में काम करती है। यह परिस्थिति बताने लगी कि किस तरीके से आईटी सेल का जो इकोनॉमिक क्राइम ब्यूरो है, वो जो खास तौर से पकड़ता है उन लोगों को, और महाराष्ट्र के भीतर भी वो कैसे काम करता है। ये परिस्थिति बताने लगी कि दिल्ली की सत्ता की राजनीतिक बेचैनी ने इस देश के भीतर में उन इंस्टीट्यूशन को कैसे सक्रिय कर दिया, जिसके दायरे में सीबीआई, ईडी, आईटी और एनसीबी भी आकर खड़े हो गए। ये सारी चीजें वो बतलाते हैं। लेकिन सवाल इन सब के बीच है, क्या मामला यहीं पर रुक जाएगा, थम जाएगा? यहां से एक दूसरी स्थिति शुरू होती है। राज्य के डिप्टी सीएम जी शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार, 1000 करोड़ की उनकी संपत्ति फिलहाल आईटी ने अपने हिस्से में ले ली है। और उसके बाद जो पूरी फहरिस्त उनके पास पड़ी है कि क्या क्या कब्जे में लेना है और किस तरीके से कब्जे में लेना है, उसमें इस बात का बहुत खुले तौर पर जिक्र है कि पूरे तरीके से किसी भी पॉलिटिशियन को आप उसकी आर्थिक ताकत को खत्म कर दो। इस दायरे में जो अजीत पवार हैं, उनका गोवा का 250 करोड़ का रिसोर्ट है, दिल्ली में साउथ दिल्ली में एक 20 करोड़ का घर है, मुंबई, पुणे सहित कई जगहों पर लगभग 27 जगहों पर जमीन है जो 500 करोड़ की एक एनालिसिस किया गया है। 600 करोड़ की एक शुगर मिल है जो जंद्रेश्वर में है। छापे पिछले महीने भी मारे गए, छापे आज भी मारे जा रहे हैं। जो आज छापे मारे जा रहे हैं उसमें उनकी बहनों के घर पे भी, यानी अजीत पवार की बहनों के घर पर भी मारे जा रहे हैं। उनके बेटा के घर पर भी, जो पार्थ पवार है, वहां पर भी मारे गए। उनकी कंपनियों में मारे गए, अलग अलग जगहों पर, चौरड़िया ग्रुप में भी मारे गए, शिवालिक ग्रुप में भी मारे गए, डीबी रियल्टी के दफ्तर में मारे गए, विवेक जाधव के घर पे मारे गए। किसी भी राज्य में सबसे ताकतवर शख्स के घर तक पहुंचना और छापे मारने का काम वहां की पुलिस नहीं कर सकती है। उसके लिए केंद्र की ताकत चाहिए। तो केंद्र के अंदर आता है आईटी और उसी के मातहत सीबीडीटी काम करता है, उसी के जरिए अपने तौर पर एनसीबी भी काम करता है। तो ध्यान दीजिए, सेंट्रल एजेंसी सक्रिय है महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता के ताकतवर लोगों को अंदर से डिगाने के लिए और आर्थिक तौर पर उनके करप्शन को पकड़ने के लिए। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है जो महाराष्ट्र के भीतर में बीजेपी की राजनीति को संभाले हुए हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर इसलिए आता है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई बहुत ताकतवर नहीं थे। अचानक उनके भीतर एक हीरा दिखाई दिया प्रधानमंत्री मोदी को और उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को। दोनों ने उसे चुन लिया और चुनने की वजह इसलिए थी क्योंकि वो नागपुर से आते थे। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, ये तो ठीक है, लेकिन वो नितिन गडकरी का भी इलाका यह भी है। तो नितिन गडकरी को काउंटर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को चुना गया, उस नायाब हीरे को उठाया गया।
स्थिति इतनी विकट हो गई कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के भीतर मानसिक तौर पर एक गडकरी का खेमा हो गया, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का मतलब यह था कि आप दिल्ली के साथ खड़े हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में रहना है तो फिर दिल्ली की सियासत वहां कैसे चलेगी? इसीलिए यह टकराव की एक अनूठी परिस्थिति राजनीतिक ताने बाने के साथ निकल कर आई, जिसमें छौंक अपराध का भी है और करप्शन का भी है, सिस्टम का भी है, कानून का भी है। ये सारी परिस्थितियां मिलकर इतनी डेंजरस अवस्था में आ गई कि फिलहाल इस वक्त जितने भी शुगर मिल हैं या जो भी सहकारिता से जुड़े हुए जो भी बैंक काम करते हैं, उसको केंद्र चाहता है किसी भी हालत में अपने हाथ में ले ले। याद कीजिए, जिस समय महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला जुलाई का महीना था, उस वक्त सामने निकल कर आया था और उस समय अजीत पवार के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे और मुंबई पुलिस ने, आर्थिक अपराध शाखा ने उन पर एक FIR दर्ज की थी। उस परिस्थिति में वहां पर चले जाइएगा तो जो कोरेगांव की चीनी मिल है, उसकी जमीन, इमारत, प्लांट, मशीन, सब पे सीधे तौर पर उसको अपने हाथ में ले लिया गया। लगभग 65 करोड़ रुपए का जो था संपत्ति जब्त कर ली गई। इन परिस्थितियों से शुरू होता है कि इसके बाद केंद्र में सहकारिता मंत्री के तौर पर देश के गृह मंत्री को वह मंत्रालय नया बनाकर दे दिया गया, क्योंकि सबको पता है कि सहकारिता के मातहत और जितने भी राज्य सहकारी बैंक हैं उसके मातहत कितनी बड़ी पूंजी है। तो वह एक शुरुआत थी जहां पे कैसे कब्जा करना है, पूरी लड़ाई पूंजी की है। उस पूंजी के जरिए ही राजनीति सधेगी, उसी के जरिए इस देश के वोटर को अपने साथ लिया जाएगा और पूरा सिस्टम उसी के हिसाब से अपने अनुकूल हो जाएगा। तो एक लड़ाई थी सहकारिता की, दूसरी लड़ाई शुरू हुई उस ताकत की जिसमें हर किसी को उसके दायरे में लेकर आना है और उसके बाद आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अजीत पवार को यह स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया। क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र था कि एनसीबी अगर पैसे की उगाही कर रही थी और नवाब मलिक जब ये बता रहे हैं रास्ता, वो रास्ता कैसे एनसीबी से निकलकर उनके तमाम अधिकारियों के साथ ये चीजें जुड़ी होगी। क्योंकि जब आप पूछताछ करने निकले हैं और एनसीबी की विजिलेंस टीम जो है उन लोगों से पूछताछ नहीं कर पा रही है जो आरोप लगा रहे हैं एनसीबी के अधिकारियों पर, तो इसका मतलब है कि एनसीबी सेंट्रल की एजेंसी है। एनसीबी अपने तौर पर कोई अंदरूनी जांच वो नहीं कर पाएगी। यानी यह दूर की गोटी है कि समीर वानखेड़े कल दोषी करार दिए जाएं, यह भी दूर की कौड़ी है कि अगर क्या वाकई सेंटर चाहेगी कि पाक साफ रहे एनसीबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका दूसरा पक्ष जरा समझ लीजिए, 72 घंटे पहले जब भी गिरफ्तारी होगी तो यह समीर वानखेड़े को बता दिया जाएगा। क्योंकि अब जांच अगर राज्य के स्तर पर होगी, जो जांच ना हो इसकी गुहार समीर वानखेड़े अपने एनसीबी के डायरेक्टर से भी कर चुके हैं और मंत्रियों तक भी कह चुके हैं, किसी भी हालत में इसको जांच को आप एक बड़े दायरे में ले जाइए। क्योंकि सीबीआई तो तभी जांच करेगी जब स्टेट गवर्नमेंट कहेगी, और स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी नहीं, क्योंकि वहां तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। तो आप इसको एक बड़े दायरे में ले आइए। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मुंद्रा पोर्ट पर जो भी मिला था ड्रग्स, वो किस तरीके से एक झटके में एनआईए ने ले लिया, तो इस जांच को भी एनआईए अपने हाथ में ले ले। इसके लिए वो पूरे तरीके से प्रयासरत है। हो सकता है मामला टलते टलते आखिर में ये पूरा मामला एनआईए के, क्योंकि एनआईए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आप कहेंगे ये खेल क्या है? ये खाली फेडरल स्ट्रक्चर का खेल है, क्रिमिनल एस्पेक्ट है, करप्शन है, पैसा कमाना है, क्या है ये मामला? दरअसल ये मामला अपने तरीके से अपनी सत्ता के उस परसेप्शन को पैदा करना है जो इससे पहले छुप के होता था, अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर हम कानून को नहीं मानते हैं, अगर हम कानून को मानते हुए और अपने इंस्टीट्यूशंस को कानून पर ना मानने की दिशा में ले जाते हैं, तो हम नए तरीके से चीजों को परिभाषित करेंगे। यह स्थिति तमाम जगहों पर नजर आई, क्योंकि ईडी ने जब जब्ती की और ईडी ने जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री देशमुख को गिरफ्तार किया, जिस तरीके से आईटी विंग ने लगभग 1000 करोड़ के जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया और अपने हिस्से में लिया गया है। 90 दिनों के लिए एक नोटिस भी दिया गया है कि लगभग 1400 करोड़ रुपए। यानी देखिए, हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं आपसे कि इतना पैसा किसी के पास कहां से, अजीत पवार के पास इतना पैसा कहां से आ गया, किसी के पास भी इतना पैसा कहां से आ जाएगा, ये कोई सवाल बचा नहीं। सवाल यह है कि जिसके पास इस देश में, जिस पॉलिटिशियन के पास जितना भी पैसा है उसको पहले खत्म करो। इसके लिए आप आईटी को लगाइए, इसके लिए आप सीबीडीटी को लगाइए, इसके लिए आप सीबीआई को लगाइए, आप किसी को भी लगाइए, लेकिन उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को पूरे तरीके से आप ध्वस्त कर दो, उसको फंसाओ इस तरीके से। यह तो संयोग है कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, और अगर ये मानकर चले कि वो सारे आरोप सही है जो परमवीर सिंह ने लगाए, जो
क्राइम ब्रांच ने कल कोर्ट में कहा कि टारगेट दिया गया था हर दिन 2 करोड़ का उगाही करना है आपको। सिर्फ एक पुलिस वाले को 2 करोड़, तो सोचिए कितनी उगाही होती होगी। और जब यह उगाही होती होगी तो ये एनसीबी के जरिए जो उगाही का जिक्र हो रहा है वो कितने हजार करोड़ का होगा सिर्फ 1 साल के भीतर। हम लोग सिर्फ 0,0,0,0 लगाते चले जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस 0,0 लगाने के चक्कर में और भ्रष्टाचार और अपराध के आस्पेक्ट में हम भूल जाएंगे इस देश के भीतर में कोई कानून भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसके मातहत इस देश के इंस्टीट्यूशंस को काम करना हम भूल जाएंगे। और ये भूल गए हैं राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, और सत्ता पाने के बाद इस देश के भीतर में वसूली के लिए, उस वसूली के लिए इस देश के इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करने के लिए। तो आखिर में जरा इस परिस्थिति को समझ लीजिए, जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इसका क्या महत्व है, हमारा सिस्टम कैसे करप्ट है। एक्स चेयरमैन एसबीआई प्रदीप चौधरी ये जैसलमेर के जेल में है, कल ही बंद किए गए। इसलिए बंद किए गए क्योंकि उन्होंने 200 करोड़ की एक प्रॉपर्टी थी, उसको 25 करोड़ में बिकने की परिस्थिति में लाकर दिखा दिया। वो एक होटल था, जिसने लोन लिया था बैंक से, उसने इनके रिटायरमेंट के बाद इनको अपने यहाँ डायरेक्टर बना दिया। तुरंत जांच हुई और उसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया। हमारे जहन में तुरंत आता है कि एसबीआई की एक और चेयरमैन थे जो अरुंधति भट्टाचार्य, जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद रिलायंस में चली गई। उन्होंने क्या क्या कुछ किया ये कोई नहीं जानता है, लेकिन एक झटके में कोई रिटायरमेंट के बाद रिलायंस में चला जाए, इतना ही नहीं। याद कीजिए सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हुआ करते थे केवी चौधरी, जिस समय सीबीआई डायरेक्टर को लेकर आस्थाना और वर्मा, आलोक वर्मा का झगड़ा हुआ था और दिल्ली में ऑपरेशन सीबीआई रात के 12 बजे हुआ था, 12 से 1-2 बजे तक चलता रहा था वो। उस सीवीसी के पास मामला गया, उसमें आलोक वर्मा चले गए। वह सीवीसी भी रिटायर होने के बाद रिलायंस ज्वाइन कर लेते हैं। 9 जून को रिटायर होते हैं, 19 अक्टूबर को ज्वाइन कर लेते हैं। उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही इस देश में मई के महीने में सत्ता संभालते हैं तो इनको ले आया जाता है। अगस्त के महीने में इनको सीबीडीटी का चेयरमैन बना दिया जाता है, इन्हीं केवी चौधरी को। अगस्त 2014 में इनको सीबीडीटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। सीबीडीटी वह पद होता है जो एक लिहाज से इस देश में आईटी डिपार्टमेंट की जो टैक्स पॉलिसी होती है उसको तय करता है। अब समझना शुरू कीजिए कि सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है, और इस काम करते हुए सिस्टम के भीतर ये पहली बार है कि किस तरीके से यह सारी स्थितियों में राज्य का एक मंत्री, महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री, जिस कटघरे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को खड़ा कर रहा है, वो वाकई हैरत अंगेज बात नहीं है, बल्कि इस सत्ता के दायरे में बड़ी छोटी बात होती है। क्योंकि जो 4 सीजन होटल है, वो 4 सीजन होटल वहाँ के जो आर्थर रोड जेल है उसके बगल में है, जहाँ पर शाहरुख खान भी अपने बेटे को लेने के लिए रुके थे चंद घंटों के लिए। उस 4 सीजन में पार्टी होती है तो एक टेबल की कीमत 15 लाख है, और नवाब मलिक ने जानकारी दी कि 15 करोड़ की पार्टी वहाँ पर मुख्यमंत्री के जरिए कराई गई, या उस 15 करोड़ की पार्टी में वो शामिल हुए। यह भी आरोप लगता है। यह भी आरोप लगा कि एनसीबी के जो वानखेड़े हैं वह अधिकारियों के साथ नहीं चलते हैं, बल्कि उन्होंने अपने तौर पर एक प्राइवेट आर्मी बना ली। तुम्हें छापा मारना है, तुम्हें यहाँ पर ड्रग दे देना है, उस ड्रग को देने के बाद एक दूसरी टीम जाएगी, वो वहाँ से ड्रग्स जब्त करेगी, उस आदमी से वसूली करेगी, फिर उसको छोड़ देगी। क्योंकि इस पूरी फहरिस्त में कोई भी एक बड़ा आदमी आपने कभी नहीं सुना होगा जो कि एनसीबी के दायरे में आया हो और इस वक्त देश की जेल में हो, जो ड्रग माफिया हो, आपने नहीं सुना होगा। लेकिन इस पूरी दौर के भीतर में हम लोग बार बार करोड़ों अरबों रुपया का जिक्र कर रहे हैं, नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, ताकत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के भीतर में कानून कहाँ गया, कानून इस सत्ता के टक्कर में फुर्र कैसे हो गया। और राजनीतिक सत्ता के भीतर जब आरोप कोई मंत्री लगा रहा है तो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने की स्थिति में क्यों बीजेपी नहीं आ पाई, या फिर दिल्ली की राजनीतिक सत्ता क्यों नहीं आ पाई। उल्टा उसने वहां पर ईडी को भेज दिया, आईटी को भेज दिया। और दूसरी तरफ जो आरोप राज्य सरकार पर लग रहे हैं, बीजेपी लगा रही है, उस पर केंद्र पहल क्यों नहीं कर पा रही है। यह है भारतीय राजनीति में जहां पर सबसे महत्वपूर्ण होता है बार्गेनिंग, सौदेबाजी, और इस सौदेबाजी के दायरे में ही राजनीति फलती फूलती है। अपराध और भ्रष्टाचार बड़े छोटे शब्द हैं, हजारों करोड़ रुपए बहुत छोटे शब्द हैं, वसूली बहुत छोटे शब्द हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की सक्रियता सत्ता के अनुकूल बहुत छोटी चीज है। इस देश का अनूठा सच यही है
राजनीतिक सत्ता जिसके पास होगी, कानून उसी का होगा। और जब वो किसी राज्य से टकराएगा तो फेडरल स्ट्रक्चर तो भूल जाइए, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहीं दरकिनार करके तो नहीं चल पड़े हैं। यह सवाल मौजूदा वक्त की भारत की राजनीति का एक